तो आज का मेरा टॉपिक भारतीय वेधशाला तथा प्रयोग। इस चैप्टर में षड्यंत्र तथा सम्राट पल्लवा वेदयंत्र के बारे में बताएंगे। क्योंकि प्राचीन भारतीय वेधशालाओं में ये दो यंत्र, षड्यंत्र सम्राट पल्लवा तथा अन्य दो यंत्र जिसमें शंकु भी लिया जाता था, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे जरूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन आप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं षट्यंत्र यंत्र। याम्योत्तर रेखा पर 8x8 मतलब 8x8, 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा, इसकी दो दीवारें लगभग 5 फीट की दूरी पर समानांतर बनाएं। पुनः दक्षिण की ओर से उसे बंद कर दें और उत्तर में जाने का दरवाजा रखें। इन दीवारों पर छत डाल दें। इस प्रकार यह एक कक्ष तैयार हो जाएगा। पश्चिमी दीवार के बाह्य भाग में संगमरमर लगाकर दक्षिण की ओर दीवार के ऊपरी भाग में 6 इंच छोड़कर एक 12 इंच का शंकु लगाएं। पुनः तुरीय यंत्र की तरह समद्विबाहु त्रिभुज बनाकर केंद्र बिंदु शंकु को स्वीकार करते हुए एक चाप अंकित करें। इस चाप को सुविधानुसार 6 अथवा 9 भागों में विभक्त कर दें। यह संपूर्ण प्रक्रिया तुरीय यंत्र की भांति होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो वॉल है ये 8x8 की है, 8 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी, और ये दो वॉल के बीच में 5 फीट का दूरी है। ये दक्षिण की तरफ बंद कर देते हैं इसका मुंह, ऊपर छत डाल देते हैं। पूर्व और पश्चिम साइड में दो दीवारें हैं। पूर्व और पश्चिम साइड की दो दीवारें हैं जो कि 8x8 की हैं। दक्षिण साइड की दीवार बंद कर दी गई है, ऊपर छत डाल दी गई है। उत्तर में एक दरवाजा लगा दिया जाता है। फिर जो पश्चिम की दीवार है उसमें बाहरी साइड भाग में संगमरमर पत्थर लगा दिया जाता है और उसमें तुरीय यंत्र की भांति ही एक चाप लगाया जाता है और चाप का केंद्र दक्षिण के कोने पे, ऊपर वाले कोने पे एक शंकु लगा होता है 12 इंच का। उसको केंद्र मानते हैं और उसी से चाप लगाते हैं। तो ये जो पश्चिम बाहरी वाली दीवार पे संगमरमर के ऊपर एक चाप बनता है और 0 से 90 डिग्री उसमें हम इंगित करते हैं। इसी तरह से आपको इस कमरे के अंदर जाके इसके पूर्व साइड की अंदर वाली दीवार पे संगमरमर लगाना है और एकदम इसी तरह से एक चाप बना के उस पर तुरीय यंत्र बना देना है। बस अंतर ये रहेगा, अंदर की दीवार पे कोई शंकु नहीं होगा। अब आप अंदर की जो पश्चिम की अंदर वाली जो वॉल है, पश्चिम साइड की अंदर साइड से आप प्लास्टर कर सकते हैं, उसमें संगमरमर लगाने की जरूरत नहीं। दक्षिण की दीवार में भी अंदर से आप प्लास्टर कर सकते हैं, संगमरमर की जरूरत नहीं है। दक्षिण में बाहर भी संगमरमर की जरूरत नहीं, उसको भी आप प्लास्टर कर सकते हैं। पूर्व की जो बाहर की दीवार है उस पे संगमरमर लगा के उस पे दो चाप बनते हैं, अर्थात दो शंकु लगाए जाते हैं। पूर्व की दीवार पे बाहर की तरफ दक्षिण साइड और उत्तर साइड दोनों ऊपर के कोनों पे एकदम कॉर्नर से 9 इंच या 6 इंच छोड़ के दो शंकु लगाए जाते हैं 12-12 इंच के, और उनको आधार मान के दो रेखाएं खींची जाती हैं। अगर उत्तर के शंकु से खींचेंगे तो ऐसा आकार बनेगा, दक्षिण के शंकु पे धागा लगा के एक चाप लगाएंगे तो ऐसा बनेगा, और दोनों एक दूसरे को काटेंगे। काटने से इस तरह का कुछ शेप बनेगा, आप ये देख सकते हैं। एक शंकु यहाँ है, एक यहाँ। इस वाले शंकु को केंद्र बना के लगाएंगे जब चाप, तो ये इस तरह से बनेगा। काउंटिंग ऊपर से करेंगे 0 से 90, जबकि तुरीय यंत्र में नीचे से ऊपर होती काउंटिंग। फिर आपने उत्तर की जगह दक्षिण को केंद्र बनाया तो आपने फिर से एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को 60 डिग्री पे काटते। यहाँ पे लिखा भी है षष्ठ्यंत्र यंत्र
सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट, दीर्घ दिन 22 जून, परम क्रांति 23 डिग्री 27, लघु दिन 22 दिसंबर, परम क्रांति 23 डिग्री 27 मिनट। ठीक, ये डेटा दिया हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में, जो वेधशाला है उसमें ये बना हुआ। तो चलिए फिर से थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम से समझाया। तो सस्टेयंस यंत्र जो है वो याम्योत्तर रेखा पे 8 बाई 8 फीट की दो दीवारें लगभग 5 फीट की दूरी पर समानांतर बनाएं, पुनः दक्षिण की ओर से इसे बंद कर दें और उत्तर में जाने का दरवाजा रखें। इन दीवारों पर छत डाल दें। इस प्रकार यह एक कक्ष तैयार हो गया। पश्चिमी दीवार के बाह्य भाग में संगमरमर लगाकर दक्षिण की ओर दीवार के ऊपरी भाग में 6 इंच छोड़कर एक 12 इंच का शंकु लगाएं। पुनः तुरीय यंत्र की तरह समद्विबाहु त्रिभुज बनाकर केंद्र बिंदु शंकु को स्वीकार करते हुए एक चाप अंकित करें। इस चाप को सुविधानुसार 6, 8, 9 भागों में विभक्त कर दें। 9 भाग में करेंगे तो हर भाग 10-10 डिग्री का होगा और उसके अंदर 10 और लाइन बना दें, जिससे कि हर छोटा गैप आपको एक अंश बताए। यह संपूर्ण प्रक्रिया एकदम से तुरीय यंत्र की भांति ही होगी। तो ये पश्चिम की बाह्य दीवार है, इस पे ये शंकु लगाया बाहर की तरफ, पश्चिम की तरफ निकला हुआ शंकु, और इसको केंद्र मान के एक चाप बनाया। और यहां से भी आप एक लाइन परपेंडिकुलर नीचे डाल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा नजर आएगा, जैसे कि तुरीय यंत्र में नजर आगे देखते हैं। पश्चिम दीवार और दक्षिण दीवार के अंदर प्लास्टर लगाया जा सकता है, परंतु पूर्वी दीवार संपूर्ण संगमरमर पत्थर से जड़ित होती है, अंदर और बाहर दोनों तरफ। पूर्व की दीवार के अंतः भाग में अर्थात अंदर की तरफ में पश्चिम दीवार की तरह ही समद्विबाहु त्रिभुज और चाप बनेगा तथा उसी प्रकार चाप पर चिन्ह भी लगेंगे, केवल अंदर यहां शंकु नहीं लगेगा। पूर्वी तथा दक्षिणी दीवार से सटकर एक इंच परिधि की एक नालिका इस प्रकार लगाएं कि उससे मध्याह्नकालीन प्रकाश अंदर पूर्व की दीवार पर पड़ सके। इस नालिका का झुकाव स्थानीय अक्षांश तुल्य अथवा द्विगुणित क्रांति तुल्य अंशात्मक रखना चाहिए। यह निर्णय प्रकाश की स्थिति को देखकर करना चाहिए। तो चलिए, इसमें जो लिखा है कि पूर्व की दीवार पे अंदर और बाहर दोनों तरफ संगमरमर लगाना है। अंदर की साइड पे आपको सिर्फ एक चाप बनाना है। कैसे बनेगा? इसमें अंदर कोई शंकु नहीं लगाना है, पर शंकु के जैसा आप केंद्र जरूर बना लेंगे और उस केंद्र को आधार मान के एक चाप लगाएंगे। और क्योंकि वो शंकु तो नहीं लगाया, लेकिन वहां पे एक निशान बना के आपने चाप लगाया, वो किस साइड में है? वो दक्षिण साइड में। और इस तरह से ये चाप बाहर वाले पश्चिम के चाप से मैच करता है और ये दोनों तुरीय यंत्र के जैसे होंगे। और इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे, हर भाग 10 डिग्री का। तो ये तो पूर्व दिशा में जो दीवार है उसके अंदर की साइड है। अब हम इस पे अंदर की साइड सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जाने देने के लिए इसकी छत पे एक होल करते हैं, जिसमें 1 इंच का एक पाइप लगाते हैं। ये पाइप कहाँ लगाते हैं? दक्षिण पूर्व के कोने पे 6-6 इंच दोनों तरफ से छोड़ के तिरछा पाइप लगाते हैं, जिससे कि सूर्य की रोशनी अंदर पूर्व साइड की दीवार के अंदर साइड में पड़े। और इसका अक्षांश ये कितने पे टेढ़ी है? जितना उस शहर का अक्षांश है। जैसे 26 डिग्री वर्टिकल से खड़ी खड़ी अगर एक रेखा मान लें, इमेजिनरी लाइन, तो उससे 26 डिग्री टेढ़ा, क्योंकि लखनऊ 26 डिग्री, तो लखनऊ का अक्षांश मान 26 डिग्री है। इसलिए जब सूर्य मध्याह्न काल में पहुंचेगा तो यहां का मध्याह्न काल जो होगा लखनऊ का, वो 26 डिग्री उत्तर में होने के कारण एग्जैक्ट 12 बजे नहीं होगा। और इसी कारण हमने इसको तिरछा लगाया है, जिससे कि इस त्रुटि को निराकार किया जा सके और मध्याह्न काल सूर्य की रेखा अंदर जा सके, रोशनी अंदर जा सके। अब जो पूर्व साइड की दीवार है, अब इस 3D डायग्राम में पूर्व साइड का जो बाहरी भाग है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो उस साइड में है। इसलिए हमने एक सिंबॉलिक ऊपर क्रॉस बना दिया है कि ऐसा वहां पे है। दिखेगा इधर इस साइड से, पूर्व की तरफ जब आप जाएंगे तो दिख जाएगा। वहां संगमरमर की दीवार है, दोनों तरफ शंकु लगे हैं,
आपने एक शंकु को केंद्र बना के चाप लगाया, दूसरे को केंद्र बना के चाप लगाया, दो चाप लगेंगे, दोनों एक दूसरे को काटेंगे। और जिस जगह पे काटेंगे उस जगह पे आप देखें, क्योंकि इसमें जीरो से, जीरो ऊपर है शंकु पे और नीचे की तरफ 90 डिग्री है, तो जहां पे 60 आता है वहीं पे एक दूसरे को काटते हैं। 60 का मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच 60 डिग्री है, 60 का मतलब है कि 60वें पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, दोनों का 60 एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। तो थ्योरी देख लेते हैं। पुनः पूर्वी दीवार के बहिर्भाग में ऊपर 6 इंच छोड़कर दक्षिण तथा उत्तर की ओर एक एक 12 इंच के शंकु लगाने चाहिए। दक्षिणी शंकु केंद्र मानकर दीवार पर समानांतर रेखा में स्थित समांतर उत्तरी शंकु के पर्यंत त्रिज्या लेकर एक चाप बना लगाएं तथा नीचे भी तत्समान उसी तरह से एक समान एक लंब डालें। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। मतलब आपने अगर उत्तर का शंकु लिया तो यहां से दक्षिण शंकु की दूरी के बराबर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। जाहिर सी बात है वो चाप की शुरुआत ही शंकु से होगी, तो वो 0 पॉइंट हो गया। इसी तरह से इस शंकु पे आप केंद्र मान के चाप की दूरी कितने रखेंगे, उत्तर शंकु तक। फिर आपने चाप लगाया तो चाप की शुरुआत उत्तर शंकु से होगी, ये 0 मान है, और नीचे 90। पुनः इसी तरह से उत्तरी शंकु को केंद्र मानकर एक लंब नीचे खींच दें और इस लंब के निचले बिंदु से एक चाप ऊपर शंकु के बिंदु तक लगाएं। इस प्रकार ये दोनों चाप 60वें अंश के कोण पर एक दूसरे को काटेंगे। शंकु से खींचे गए चाप पर चिन्ह बनेंगे। प्रत्येक भाग 10 10 अंश का बोधक होगा। यही षष्ठ यंश यंत्र है। इस यंत्र की पूर्वी भित्ति पर ग्रहों तथा नक्षत्रों के उन्नतांश याम्योत्तर लंघन से पूर्व ज्ञात किया जा सकता है। उसका उपयोग समझ गए आप। इस यंत्र की पूर्वी भित्ति पर ग्रहों तथा नक्षत्रों, क्योंकि उस पर नालिका लगी उससे रोशनी अंदर जाती है, और उससे हमें क्या पता चलेगा, उन्नतांश याम्योत्तर लंघन से पूर्व ज्ञात किए जा सकते हैं। पश्चिमी भित्ति पर तुरी यंत्र की भांति याम्योत्तर लंघन के अनंतर नतांश ज्ञात किए जा सकते हैं। उन्नतांश को 90 अंश में से घटाने पर नतांश होते हैं। अतः भित्ति में स्थित सूर्य चंद्र के प्रकाश तथा ग्रह नक्षत्रों के याम्योत्तर लंघन में नतांश देखे जा सकते हैं। नतांश आदि से क्रांति तथा अक्षांश का बोध हो जाता है। यहाँ पूर्वी तल पर चिन्हांकन ऊपर से नीचे की ओर होगा, जबकि पश्चिमी तल पर तथा अंतः भित्ति पर चिन्हांकन तुरी यंत्र की भांति किया जाता है। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय का वेधशाला है, जो कि इस डिपार्टमेंट के छत पे बनी हुई है। और ये जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था पुरवाल सर के साथ में, तब की ये फोटो है। यहाँ पे षष्ठ यंत्र यंत्र के साथ में हम लोगों ने ये पिक लिया था। बगल में ही दूसरा यंत्र लगा हुआ है, वो है सम्राट पलभा यंत्र। इसको सिर्फ सम्राट यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है आप समझ लें, यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। सर्वप्रथम 1 फीट ऊंचा तथा 6 फीट लंबा स्टैंड बनाकर 6 फुट की त्रिज्या पर एक चाप बनाएं और यथासंभव इस पर संगमरमर पत्थर लगा दें। इसके मध्य से पूर्वी तथा पश्चिमी चाप को 6 6 भागों में विभक्त कर दें। ये प्रत्येक भाग 1 1 घंटे के द्योतक होते हैं। तो 1 फीट ऊंचा, असल में आप नीचे जमीन से 1 फीट ऊंची एक दीवार बनाते हैं यहां से यहां तक, और 6 फीट लंबा स्टैंड होता है। ये 6 से ज्यादा है, 8 फीट है। 8 फीट लंबी दीवार है। 1 फीट ऊंचाई पे इस गोलाई का निचला हिस्सा आता है। वैसे तो ये दीवार की ऊंचाई कॉर्नर्स पे देखा जाए तो लगभग लगभग 5 फीट के आसपास हो। तो ये 1 फीट ऊंची और 8 फीट लंबी दीवार बनाई। इसमें हमने गोलाई काट दिया। गोलाई का जो व्यास है वो पूरा 6 फीट है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 फीट का हमने त्रिज्या लिया। और इस चाप में केंद्र पे 90 लिखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में 15 15 कम करते जाएंगे 75,
फिर 60, 45, 30, 15 और टॉप पे 0 डिग्री बनाएंगे। तो एक पूर्व साइड में आधा वृत्त आएगा, चौथाई वृत्त। एक पश्चिम साइड में चौथाई वृत्त आएगा। और रही बात ऊपर का आधा वृत्त, वो नजर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से तो रोशनी आएगी। इसके बीचों बीच एक त्रिभुज के जैसा, और स्लोप किधर होगा? याम्योत्तर रेखा ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ स्लोप होगा। दक्षिण पे एकदम जमीन पे छू जाएगा। दक्षिण पे जहां ये छू रहा है वहां पे इसका जो स्लोप है, ढलान है, वो उस नगर के अक्षांश के बराबर होगा। क्योंकि ये लखनऊ में बना है। लखनऊ का जो अक्षांश का मान है वो 2685, 26.85 अंश है। और ये दक्षिण की तरफ से स्लोप उठता चला गया है, इसलिए दक्षिण भी लिखा है। ठीक। ये एकदम याम्योत्तर रेखा पे बनाया जाता है, उत्तर दक्षिण रेखा। उत्तर की तरफ जाते जाते ये लगातार उठता चला जाता है। इस पे सीढ़ियां बनी होती हैं, आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अंशात्मक मान भी दिए हुए हैं। तो अब चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम 1 फीट ऊंचा तथा 6 फीट लंबा स्टैंड बनाया। सबसे पहले 1 फीट ऊंचा 6 फीट का स्टैंड बनाया। अब साइड में कर्व, कर्व का मतलब झुकावदार एक दीवार बनती चली गई। दीवार टेपर होगी। इधर तो पूरी तरह से उठी होगी, इधर एक चौथाई गोला इधर बनेगा, उसी तरह से चौथाई गोला इधर बनेगा। 6 फुट की त्रिज्या पर एक चाप बनाएं। अब क्योंकि ये 8 फीट है, इधर एक एक फीट छोड़ के 6 फुट की त्रिज्या का एक हमने चाप लगा दिया, अर्थात अर्धवृत्त बना दिया। और यथासंभव इस पर संगमरमर पत्थर लगा दें। इसके मध्य से पूर्वी तथा पश्चिमी भाग को मध्य पे खड़े होके पूरब और पश्चिम चाप को 6 6 भागों में, इधर भी 6 भाग हैं, इधर भी 6 6 6 भाग हैं, विभक्त कर दिया है। क्योंकि 90 अंश को आपने 6 भागों में विभक्त किया तो प्रत्येक भाग 15 डिग्री का होगा। और ये 15 डिग्री प्रत्येक भाग एक एक घंटे के बराबर होंगे। 15 डिग्री एक एक घंटे के बराबर होंगे। ये उसी तरह से है जैसे कि हम लोगों ने देशांतर रेखाएं देखी हैं। 24 देशांतर होती हैं। अब पूरे 360 डिग्री को वो कवर करती है। पृथ्वी का जब आप देखते हैं डायग्राम, इमेज देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उत्तर पोल से दक्षिण पोल की तरफ कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे जाती हैं पोल। वो रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में 15 डिग्री का अंतर होता है, उसी को कहते हैं 1 घंटा। जब पृथ्वी 1 घंटा घूमती है तो 15 डिग्री चल जाती है। उसी से मिलता जुलता ये गोला बनाया गया, एकदम वही गोला ही है। क्योंकि हम समय का मापन कर रहे हैं और पृथ्वी पे जो समय व्यतीत हो रहा है, सूर्य घूम रहा है इसके चारों तरफ, उसी को तो नापना है। तो एकदम देशांतर के रेखाओं के जैसा ही इसको हम बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भी हमने 15 15 डिग्री ही लिया है। और हर 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होगा, जैसे दो देशांतर के बीच में होता है। तत्पश्चात याम्योत्तर रेखा पर चाप के दक्षिण दिशा में धरातल से 12 फीट ऊंचाई पर एक त्रिभुज, जिसका एक कोण स्वदेशीय अक्षांश के अंश तुल्य हो तथा एक कोण 90 अंश का हो, उसे इस प्रकार स्थापित करें कि उसकी छाया चाप पर पड़े। कुल मिला के एक त्रिभुजाकार आकृति। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्बल का डायग्राम है, तो ये बहुत ही बड़ा साइज का है। छोटा भी आप बना सकते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज बोला गया। यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति है। जो ये ऊंचाई है, इसको आप परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। और फिर आधार जमीन उसका बेस का काम करती है। तो लंब और बेस के बीच में 90 डिग्री बनेगा, जो कि जमीन पे होगा, इस अर्धवृत्त के उस पार में 90 डिग्री। और जिधर वो जमीन को छू रहा है ये ढलान, वहां पे 90 की जगह इस त्रिभुज का अंश नगर के अंश के बराबर होता है, लखनऊ का 2650। और इसको फिर ऊपर जाके हम मिला देते हैं। ऊपर का अंशात्मक मान बड़े आराम से निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री। अब उस टोटल 180 डिग्री में से 90 डिग्री का तो एक कोण हो ही गया, जहां लंब और आधार मिले। तो बचा 180 में से 90 घटाया 90 बचा। अब उस 90 में ये वाला कोण जो कि नगर का अक्षांश है 2685,
उसको घटा दिया। तो 90 में से 26 85 घटाया, तो आपको 63 15 मिल गया। वो अपने आप वही मिल जाएगा। यहाँ पे प्रमेय जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, उसको हमने लगा दिया। दो कोण हमको मत पता थे, एक 90 और दूसरा 26 85। इन दोनों के योग को 180 में से घटाया, 63 15 आ गया। यही यहाँ डायग्राम में लिखा। अब त्रिभुज विकर्ण वाला भाग जिस पर अक्षांश तुल्य कोण बना है वह भूमि से सटा हुआ तथा 90 अक्षांश वाला कोण ऊपर उत्तराग्र रहेगा। इस प्रकार यह सम्राट यंत्र बनता है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पश्चिमी चाप पर छाया मंद गति से पूर्व की ओर खिंचती है। पश्चिम के पार्श्व भाग पर स्थित चाप पर प्रातः 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक गणना होती है। तत्पश्चात आप समझ लीजिए, पूर्व में सूर्य उदित होता है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य की रोशनी इस त्रिभुज पे पड़ेगी। त्रिभुज की छाया पश्चिम साइड में, क्योंकि सूर्योदय से लेके मध्याह्न काल तक जो सूर्य की छाया होती है वो पश्चिम में बनती है, क्योंकि सूर्य खुद पूरब साइड में होता है, तो छाया पश्चिम साइड में बनेगी। और उदय के वक्त में ये छाया दूर तक बनेगी, अर्थात ये सुबह 6 बजे से 7 बजे का पहला 0 से 15 डिग्री है। उसके बाद जैसे 1 घंटा बीता, 7 बजे, तो 7 से 8 के बीच में फिर ये, और इस तरह से करते 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 12 बजे के आसपास आप यहाँ बीचे बीच आ जाए। अब याम्योत्तर लंघन जब होगा तो 2 मिनट के लिए कोई छाया नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य की छाया बनेगी नहीं, वो एकदम सर के ऊपर होगा। और उसके बाद क्योंकि सूर्य पश्चिम साइड में आ जाएगा, इसलिए अब छाया पूर्व में बनेगी। और 12 से 1 बजे के बीच में ये पहला 90 से 75 पूर्व दिशा का कोण नापेगा। और आप समझ जाएं कि अब 12 बजे के आगे दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे अंशात्मक मान है, 15 छोटे बराबर भाग किए गए हैं। और आपको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 इसमें छोटे छोटे लाइन खींची गई है, 15 चौको 60 होता है। अर्थात छोटी लाइन, एक दो छोटी लाइन के बीच का मान 4 मिनट होता है। तो आप इसका जो कहते हैं ना कि इसकी लिमिट क्या है, इस यंत्र से आप कितना सूक्ष्मतम मान निकाल सकते हैं, वो है 4 मिनट। 12 बज के 4 मिनट, फिर 12 बज के 8 मिनट आप निकाल सकते हैं, ऐसे इसके टर्म में चलेगा। बाकी जब दो रेखा के बीच में होता है तो आप एक गैस करके बोल सकते हैं कि 12 बज के 4 मिनट से ज्यादा है और 12 बज के 8 मिनट से कम है, अंदाज से। आगे, त्रिभुज विकर्ण वाला भाग जिस पर अक्षांश तुल्य कोण बना है वह भूमि से सटा हुआ तथा 90 अंश अक्षांश वाला कोण ऊपर उत्तराग रहेगा। इस प्रकार यह सम्राट सम्राट यंत्र बनता है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पश्चिम चाप पर छाया मंद गति से पूर्व की ओर खिसकती है। पश्चिम के पार्श्व भाग पर स्थित चाप पर प्रातः 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक गणना होती है। तत्पश्चात छाया पश्चिम कपाल में सूर्य के प्रविष्ट होने पर पूर्वी चाप पर छाया धीरे धीरे खिसकती हुई दृष्टिगत होती है। ये दूर से लिया गया हुआ ओरिजिनल जो यंत्र बना है उसकी फोटो है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ दो डायल बने हैं। जो छोटा वाला है वो घंटे को बता रहा है, जो बड़ा वाला है वो मिनट को बता रहा है, ये जैसे कि घड़ी में आप देखते हैं। तो अगर आप एक ही डायल बनाते हैं, पहले तो एक ही डायल बनते थे, तो उसमें घंटा और मिनट एक ही पे बनाए जाते थे। अभी इसमें और भी ज्यादा शुद्धता के लिए दो डायल बनाए हैं, एक पे आप मिनट देखते हैं और एक पे आप घंटे देखते हैं। इस यंत्र के द्वारा स्थानीय समय का ज्ञान होता है। स्पष्ट मध्याह्न के समय यदि छाया 2 मिनट के लिए लुप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि यह यंत्र अत्यंत शुद्ध बना। सम्राट यंत्र पर रात्रि में भी नक्षत्रों के चार चार अर्थात तो नक्षत्रों की चाल से समय जाना जा सकता है।
उपर्युक्त एक एक घंटे के चिन्हों को 60-60 भागों में विभक्त करने से प्रत्येक भाग, अब 1 घंटे का चिन्ह है और 60-60 भागों में विभक्त कर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो फिर वो एक एक मिनट का घोतक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, जनरली इतना सूक्ष्म बन पाता नहीं है। तो अगर 1 घंटे का जो 15 अंश का गैप है, तो उस 15 अंश में हर एक अंश पे अगर लाइन बनी तो 15 ही लाइन बनेगी, 60 नहीं बन पाएगी। तो उस स्थिति में हर दो लाइन के बीच 4 मिनट का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना सूक्ष्म आप बना सकते हैं। यहां जो लिखा उस हिसाब से 1 घंटे के लिए जो दो मार्कर बने हैं उनके बीच में 60 छोटी लाइन बनी है। हालांकि इतना छोटा पेंट कर पाना मुश्किल हो, उस स्थिति में हर दो छोटी लाइन के बीच में 1 मिनट आप कह सकते हैं। शंकु की पाली के ऊर्ध्व बिंदु से निम्नतर भाग की ओर पाली के मध्य बिंदु पर्यंत क्रांति के अंश अंकित करने चाहिए। ये दक्षिण क्रांति के ज्ञानार्थ अंश आदि। अब आप समझ लीजिए, ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ इस चिन्ह में। आप देखें, जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं तो क्रांति के चिन्ह बने हुए। क्रांति का मान आपको पता ही है। क्रांति का मान जो मैक्सिमम मान है वो 23.5 डिग्री है। संपात के दिन ये क्रांति का मान 0 डिग्री होता है। तो अब आप जिस डेट में ये मेजरमेंट कर रहे हैं, उस डेट पे क्रांति के मान भी यहाँ लिखे होते हैं। आप इस पे चढ़ के, सीढ़ियां बनी होती हैं, उस मान को देख सकते हैं उस डेट के सामने कि आज की डेट में सूर्य कितनी क्रांति पे है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो अंक लिखे होते हैं वो दक्षिण क्रांति को बताते हैं, जब सूर्य दक्षिण गोल में होता है उस समय की क्रांति की बात कर रहे हैं। और इस पे जो नीचे से ऊपर की तरफ के नंबर दिए हैं क्रांति के, 0, फिर 0 से आगे के अंशात्मक मान दिए हुए हैं 24 अंश तक, तो वो डेट के अनुसार देखा जाए तो वो उत्तर क्रांति, उत्तर गोल में जब सूर्य है तब क्रांति का मान। इसमें मध्य वर्ग क्यों आया है? क्योंकि जब सूर्य चाहे उत्तर गोल में जाए या दक्षिण गोल में जाए, तो क्रांति पहले बढ़ती है 0 से, मैक्सिमम जाके फिर घटना शुरू होती है। आपको याद होगा, संपात बिंदु पे क्रांति 0 होती है और वो मेष की शुरुआत होती है। क्रांति बढ़ते 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 जेमिनी, जेमिनी आपको मालूम है, जेमिनी राशि, मिथुन राशि के अंत में सूर्य अपने टॉप 24 डिग्री, 23.5 डिग्री क्रांति पे होता है। उसे मध्य पॉइंट कहते हैं। इस सीढ़ी में एकदम मध्य पे वो बना हुआ है, 0 से 23.5। अब वो मिथुन का अंत है और उसके बाद सूर्य घटना शुरू हो जाता है। तो इस 23 के बाद तुरंत अब डिग्री घटने लगेंगे, घटते चले जाएंगे, घटते 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 वापस 0 आ जाएगा। इसके मतलब आप घटते घटते कन्या राशि के अंत में आ गए, फिर से संपात बिंदु आ गया, 23 सितंबर आ गया। ठीक, तो ये उत्तर गोल का था। तो ये किधर बनेंगे? नीचे से ऊपर की ओर दक्षिण गोल वाला, पूर्व साइड में बना हुआ, ऊपर से जब नीचे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रिप है, बीच में सीढ़ियां बनी है। पूर्व साइड वाला ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग की गई है, उत्तर साइड वाला, उत्तर गोल में जब सूर्य होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ। यही यहाँ पे लिखा है कि शंकु की पाली के ऊर्ध्व बिंदु से निम्नतर भाग की ओर, निम्नतर ये देखिए एरो हमने बना दिया, नीचे की तरफ उतरते हैं भाग की ओर पाली के मध्य बिंदु पर्यंत क्रांति के अंश अंकित करने चाहिए। यह दक्षिण क्रांति, इसमें सूर्य जरूर दक्षिण गोल में है। निम्नतर भाग से प्रारंभ करके ऊपर, अब यह एरो ऊपर बना है, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो शंकु पाली के मध्य परम क्रांति बिंदु तक अंशों का उल्लेख आलेखन करना चाहिए। ये अंश उत्तर क्रांति के बोधक होंगे। अब इस समय सूर्य उत्तर गोल में है, अर्थात वो मेष से लेकर कन्या के बीच में रहेगा।
यंत्र का निर्माण उत्तरी अक्षांशों के अनुसार यहाँ बतलाया गया है। ध्यान दीजिए, ये लखनऊ है, ये हम लोग विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ, उत्तर ध्रुव की तरफ रखते हैं। तो ये जो यंत्र बनाया गया है लखनऊ में, ये इन चीजों को ध्यान में रखा गया। जो लोग विषुवत रेखा से नीचे जिनका नगर पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करें, तो जो कुछ भी हमने लिखा है उसका उल्टा हो जाएगा। तब पूर्व साइड वाला दक्षिण की जगह उत्तर गोल बताएगा, और पश्चिम साइड वाला उत्तर गोल की जगह दक्षिण गोल बताएगा। तो यहाँ यंत्र का निर्माण उत्तरी अक्षांशों के अनुसार यहाँ बतलाया गया है। दक्षिणी अक्षांशों में इससे विपरीत स्थिति का आकलन किया जाता है। शंकुपाली पर सीढ़ियों भी बनाई जाती हैं, जिससे क्रांति तथा क्षर आदि के ज्ञान हेतु ऊपर जाया जा सके, जिसे आप आसानी से देख सकें, क्योंकि इसकी ऊंचाई काफी होती है, और रात्रि में वेध करने में सुविधा हो, क्योंकि आपको ध्यान से देखना पड़ता है। उभय चापों पर चिन्हों का आकलन 90 अंश की पूर्णज्या के अनुसार करना चाहिए। पूर्णज्या का मान अधोलिखित सूत्र से निकालना चाहिए। अब ये तब इसकी जरूरत आपको नहीं है। ये पूर्णज्या की बात जो कर रहे हैं, ये असल में ये बता रहे हैं कि ये गोलाकार आकृति आप कैसे बनाएंगे, ये चाप का त्रिज्या कैसे निकाल के आप इसको काटें। तो पहली बात, आपने ऊंचाई निकाल ली है, ये ज्या का काम करेगा। इतनी ज्या के लिए कितना चाप बनेगा वही निकाला गया है कि 90 डिग्री की पूर्णज्या का चाप बराबर त्रिज्या गुणे 1.4। और त्रिज्या कितनी है, हमने टोटल बोला 6 फुट, तो 3 फुट त्रिज्या है। उस मान को यहाँ इंच में लिखेंगे, उसको 1.4 से गुणा करेंगे, तो चाप का मान आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री के लिए है। तो 90 डिग्री का 6 घंटे का होता है। अब अगर आप 3 घंटे की निकालते हैं, अर्थात 45 डिग्री का, ये लिखा है 45 डिग्री की पूर्ण, तो आप इसी फार्मूले में 90 डिग्री की पूर्णज्या जो ऊपर आपने निकाली उसका आधा कर दें, तो ये छोटा आकार का बनेगा यंत्र। 1 घंटे का माप करने के लिए, अर्थात अब 3 की जगह 1, इसका भी 1/3, तो यहाँ पे 15 डिग्री की पूर्णज्या का चाप आएगा। तो जो 90 वाला है उसको 6 से भाग दें, अब यंत्र और छोटा हो जाएगा। लकड़ी का छोटा सा यंत्र आप बना सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान उन लोगों के लिए है, उन इंजीनियर्स के लिए जो यंत्र का निर्माण करते हैं। जो इसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो थ्योरी पहले ही बताई जा चुकी है। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन की थ्योरी। उपर्युक्त सूत्र से 1 घंटे की पूर्णज्या को मान निकालकर उसी के परिमाण में चापों पर 1-1 घंटे का चिन्ह लगाकर देखना चाहिए कि छाया स्थानीय समय पर उन्हीं चापों के चिन्ह पर आ रही है या नहीं। यदि न्यूनाधिक हो तो उसे 90 अंश के चाप मान के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। 90 अंश के चाप मान को अधोलिखित सूत्र से निकालना चाहिए। 90 अंश का चाप मान बराबर त्रिज्या गुणे 3.14/2। 1 घंटे का निकालना है तो इसी को 90 डिग्री वाले मान में 6 से भाग देते हैं। मध्याह्न बाद 12 बजे से याम्योत्तर लंघन में सूर्य को 2 मिनट लगते, अतः इतना अंतराल अग्रिम मध्यान्होत्तरीय चिन्ह में रखना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण सम्राट पलभा यंत्र का निर्माण वेधशालाओं में किया जाता है। तो मित्रों, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यंत्र हमने चारों बता दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, कोर्स में है।